हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो सुनने में लगता है कि ये तो हम इंसुलेटर के लिए भी बात कर सकते हैं और कंडक्टर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक की बात होगी तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या होता है? इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंडक्टर आपके पास है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, सपोज कॉपर वायर है, और आपने क्या सेटअप किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। नॉर्मली हम कैसे कर पाते हैं, अगर हम इस कॉपर वायर को किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट, अब देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि इधर कोई सरफेस है जो क्या है, हाईली पॉजिटिव है, इधर कोई सरफेस है जो हाईली नेगेटिव है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्लियर है? अब अगर मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर तो नेगेटिव चार्ज है। ये किधर फोर्स फील करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वैसे कन्वेंशनल डायरेक्शन अलग है, हम इसके बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में बात करेंगे। कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को बोला जाता है। ठीक है, और वो एक गलती थी जो पुराने साइंटिस्ट ने बहुत पहले की थी, तो उनकी गलती को हमने चेंज नहीं किया। कन्वेंशनल डायरेक्शन अभी भी हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, लेकिन किसी कंडक्टर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और वो किधर रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के साथ ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। यहीं अगर हम इंसुलेटर की बात कर लें, सपोज यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। सपोज ये इंसुलेटर का एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके मैंने ज्यूम कर लिया, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। तो इंसुलेटर में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैं Q इंटू ई, पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से, तो Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल ई। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो बाइंड है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाइंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाइंड है, तो यहाँ से ये इजीली डिसलॉज नहीं होंगे, ठीक है, इजीली यहाँ से ये रिलीज नहीं होंगे। तो सिंस इन केस ऑफ इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली टू एटम, सो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F इक्वल टू स्मॉल ई। दिस फोर्स इज नॉट सफिशियंट टू डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ठीक है, ये फोर्स इतना सफिशियंट नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। क्लियर है? तो क्या इस केस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हम रहने देते हैं? केवल ये बताएं कि क्या इस केस में केवल चार्ज का फ्लो होगा? तो नॉर्मली चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, स्मॉल ई तो देखो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम कैपिटल ई को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, तो ये फोर्स भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिसलॉज हो जाएगा। तो बेशक ये एक इंसुलेटर था, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिसलॉज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने थंडर स्टॉर्म देखा होगा। थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन क्लाउड के कोलाइड होने से होता है। ठीक है, क्लाउड के कोलाइड होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अर्थ और इन बिटवीन जो एयर है, एयर क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, तो एयर इंसुलेटर है, तो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो भी इंसुलेटर है। इन मॉलिक्यूल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? टाइटली बॉन्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिसलॉज होंगे। और क्योंकि क्लाउड बहुत हाई टेम्परेचर पे कोलाइड होता है, इनफैक्ट जब कोलिजन होता है तो
जो टेम्परेचर एक्वायर होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, बहुत हाई सेटअप होती है। तो इस केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिसलॉज होते हैं। तो हम इसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं कह सकते, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो क्लॉड से अर्थ की तरफ आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वही है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहने वाले हैं ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, जब आप इस इंसुलेटिंग मीडियम में एक ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन टाइड हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वो क्या होंगे, डिसलॉज हो जाएंगे। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन क्या होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको एक बार पढ़ भी लें। इफ अ हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मे डिसलॉज। अब मे डिसलॉज इसलिए लिखा कि इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करता है। इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब ये ब्रेकडाउन जो है वो बहुत थोड़े से टाइम में अकर होता है, नैनो सेकेंड्स में अकर होता है। तो जब ये नैनो सेकेंड में अकर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो चार्जेज हैं, तो ये भी ह्यूज अमाउंट में पास ऑन होंगे, ठीक है। और जब ये ह्यूज अमाउंट में पास ऑन होते हैं तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है मीडियम की, जैसे थंडरस्टॉर्म के केस में जो एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, या फिर आप ऐसे कहें कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, अर्थ पे आ रहा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे भी वो आता है, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या फिर जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने वाला है, तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उससे कम में ब्रेकडाउन नहीं होगा। आप उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, डाइलेक्ट्रिक की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन उस मिनिमम वैल्यू के बाद जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ब्रेकडाउन हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूसेस ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।